हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गे-लुसेक के नियम के बारे में, एवोगैड्रो के नियम के बारे में, आइडल गैस इक्वेशन, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, डाल्टन लॉ और ग्राहम लॉ के बारे में। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं और पहला हमारा टॉपिक है गे-लुसेक लॉ। ठीक है, यानी कि गे-लुसेक का नियम। चलिए होता क्या है भाई, बायल वाला क्या था, बायल के नियम में हमने पढ़ा था क्या कि भाई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, P किसके प्रोपोर्शनल होता है 1/V के। इससे बाद में हमने चार्ल्स का पढ़ा, ठीक है। चार्ल्स का नियम क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर जो T को प्रोपोर्शनल था वो किसके प्रोपोर्शनल था, V के, या फिर ऐसे कह सकते हैं V किसके प्रोपोर्शनल था, T के, ठीक है। अब गे-लुसेक का इसमें हम क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जब जो हमारा वॉल्यूम है वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। इसका मतलब V1 इक्वल टू किसके बराबर हो, V2 के, यानी V1 माइनस V2 किसके बराबर हो, 0 के। तो इसके लिए हम कब किसकी बात करते हैं, जब हमारा वॉल्यूम कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो गे-लुसेक ने बताया कि भाई जो जब हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है तब किसी गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। गे-लुसेक का नियम क्या था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी नियत आयतन पर किसी गैस का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमने कोई कांस्टेंट लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पर T, यानी P/T इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, यानी P1/T1 किसके बराबर है, P2/T2 के। यही था हमारा गे-लुसेक का नियम, गे-लुसेक्स लॉ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो ने क्या कहा था, जैसे आपने एवोगैड्रो नंबर भी पढ़ा होगा। एवोगैड्रो ने बताया था कि किसी भी गैस के समान ताप और दाब पर, ठीक है, इक्वल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मोल, क्या मोलों की संख्या, ठीक है, या फिर 1 मोल में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं 1 मोल में आयन या फिर एटम की जो संख्या है वो कैसी होती है, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एवोगैड्रो ने बताया कि समान ताप और दाब पर जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल हो सकता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल की, मोलों की संख्या के भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्होंने एक नंबर दिया कि इतने नंबर किसी भी एक मोल में इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, कितने, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। इतने जो एटम है या आयन है वो 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। तो एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि समान ताप और दाब पर जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यही था हमारा एवोगैड्रो रूल। और कितने नंबर होते हैं एक मोल में, जो हमारे एटम होते हैं या फिर या कह सकते हैं नंबर ऑफ आयन होते हैं, वो कितने होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। ये था हमारा एवोगैड्रो लॉ। आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आइडल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडल गैस समीकरण।
आइडल गैस समीकरण, आइडल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो मेन हाथ है इसका देने में वो है पहला बॉयल, ठीक है, पहला है बॉयल यानी P प्रोपोर्शनल 1/V, ठीक है। दूसरा है चार्ल्स यानी कि V प्रोपोर्शनल T, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा एवोगैड्रो, V प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इन तीन नियम से मिलकर हमारी ये इक्वेशन दी है। तो किस किसने दी थी, बायल, चार्ल्स और एवोगैड्रो ने, ठीक है। सबसे पहले देखिए V के इसमें है तो इसे भी मैं ऐसे ही बना लेता हूं, V प्रोपोर्शनल 1/P, ठीक है। तो V किसके प्रोपोर्शनल है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, बॉयल का नियम है। V प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, चार्ल्स का नियम है। V प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के, किसका नियम है, एवोगैड्रो का। हमने इन्हें तीनों को एक जगह मिला लिया, V प्रोपोर्शनल टू 1/P इंटू T इंटू इसे मैंने N लिख दिया, नंबर ऑफ मोल है ना तो N लिख दिया, कितना, N। तो V जब भी हम हटाते हैं इसे हटाते हैं तो क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट लेते हैं, मैंने यहाँ पर ले लिया R, तो RTN/P, या फिर मैं इसे इस तरफ ले जाता हूँ, P को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, P = nRT, ठीक है। वेयर जहाँ R क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, क्या बोलते हैं हम इसे, गैस कांस्टेंट। तो PV = क्या, nRT। यही है हमारी आइडल गैस इक्वेशन। इफ नंबर ऑफ मोल जो है वो 1 हो तो PV = क्या हो जाएगा, RT। अगर नंबर ऑफ मोल है, मोलों की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV = RT, N की जगह 1 रख दिया तो PV = RT, ठीक है। ये था हमारा आइडल गैस इक्वेशन। किस किस ने दी, बॉयल, चार्ल्स और एवोगैड्रो के नियम से ये बनी, इन तीनों वैज्ञानिक ने ही ये दी है, ठीक है। क्या करा, पहले सभी को V के फॉर्मूले में बनाया, फिर उनको एक जगह पर लिखा, प्रोपोर्शनल का निशान हटाया, एक कांस्टेंट लिया R एक कांस्टेंट है जिसका नाम है गैस कांस्टेंट, और हमारी इक्वेशन आ गई PV = nRT। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, ये एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, भाई गैस कांस्टेंट की जो है वो यूनिट क्या है, ठीक है। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा PV = nRT, R का निकालना है तो R का फॉर्मूला बन जाऊंगा PV/NT, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनके अलग अलग मैं क्या करूंगा, इनकी यूनिट्स लिख लूंगा। P की क्या है, दाब है, प्रेशर है, प्रेशर की क्या हो जाएगी भाई, P = होता है प्रेशर F/A, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम है, आयतन है, तो क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल है तो मोल में नापा जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर है तो केल्विन में नापा जाए, ठीक है। पहले प्रेशर को लिखा क्या, न्यूटन, क्या लिखा, पहले तो हमने लिख लिया क्या, प्रेशर को लिखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर वॉल्यूम को लिखा कितना, मीटर क्यूब, ठीक है। अब फिर नंबर ऑफ मोल कितना, मोल में नापा जाएगा, और ये ताप है तो केल्विन में नापा जाएगा, ठीक है। चलो मीटर से क्या कट गया, मीटर स्क्वायर से 2 पावर से 2 पावर कट गई, तो बच गया न्यूटन मीटर अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। अब न्यूटन मीटर किसका फॉर्मूला होता है, W = Fs, यानी किसका है, कार्य, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला हो गया या ये हमारा, एक तो यूनिट हो गई ये न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक तो हमारा हो गया फॉर्मूला ये, ठीक है। एक तो हमारी यूनिट हो गई ये, और दूसरी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर को मैं जूल लिख लेता हूं, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक हमारी यूनिट हो गई ये। तो पहली यूनिट क्या आई, न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और दूसरी क्या आई, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और जो R की वैल्यू होती है
जो हमारी R की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या फिर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये था हमारा यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिखना है और सबकी यूनिट लिख देनी है। आगे चलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन ने क्या बताया, ये एक बर्तन है कोई भी, और उसमें हमने क्या करा, अलग अलग गैस भर दी है। कोई मैंने अलग अलग गैस ली है, ये जो गोला गोला बनाया है ये अलग अलग कोई गैस है। इसने ये जो बर्तन पर दाब लगा रही है वो P1 लगा रही है, ये P2 लगा रही है, P3, ये P4, ये P5, इसी तरह से ये Pn। नंबर ऑफ n गैस मैंने इसमें भरी हुई है। तो n की n गैस के जो मोलिक्यूल है वे क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रेशर लगा रहे हैं, P1, P2, P3, ठीक है। तो डाल्टन ने बताया कि जब गैस में n गैस भरी जाती है तो इनके द्वारा जो लगाया गया अलग अलग दाब है, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 कहाँ तक, Pn तक, ये जो टोटल दाब है ये बर्तन पर लगे हुए कुल दाब के बराबर होता है। यही बताया था डाल्टन ने, क्या कि जब किसी बर्तन में n गैस कोई भरी होती है, यानी कोई गैस का मिश्रण भरा हुआ होता है, तो जो गैस द्वारा जो बर्तन पर लगाया गया कुल दाब है वो गैसों के द्वारा अलग अलग लगाए गए दाब के योगफल के बराबर होता है। यही था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। आगे चलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम। ठीक है, किसका नियम है, ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम ने क्या बताया, अगर कोई गैस है किसी बर्तन में है, मान लीजिए ये कोई गैस है, वो इस बर्तन में कोई गैस भरी हुई है, तो ग्राहम ने बताया कि निश्चित ताप, ठीक है, निश्चित ताप और दाब पर, किस पर, निश्चित ताप और दाब पर जो हमारी गैस की विसरण दर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इसे हम R से लिख लेते हैं। क्या रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, गैस के घनत्व की, गैस की डेंसिटी की। ठीक है, यानी R प्रोपोर्शनल 1/d। ये किसका नियम है, ग्राहम का। जब हम कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लेते हैं, हमने ले लिया R के, जहाँ के कांस्टेंट है से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, R इक्वल टू हो गया KD। तो ग्राहम का नियम क्या है, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें कोई गैस भरी हुई है जिसकी डेंसिटी D है, तो ग्राहम ने बताया एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the density of gas। यानी कि किसी बर्तन की जो विसरण दर है वो उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दो गैस है तो पहले के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 इक्वल टू K/D1, R2 इक्वल टू K/D2। ठीक है, और R1/R2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, D2/D1। ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले रखेंगे, K/D1, K/D2, K से K कट गया, D2 ऊपर, यानी R1/R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, D2/D1। ठीक है, R1/R2 इक्वल टू D2/D1। ठीक है, यहां से हम देखेंगे अगर D1 जो है, अगर D2 जो है वो D1 से ज्यादा है, मान लीजिए दो अलग अलग गैस है, ठीक है, दो अलग अलग गैस है जिसकी एक की डेंसिटी D1 है, एक की डेंसिटी D2 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, अगर D2 ज्यादा है
D1 से, तो D1 का जो रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, विसरण दर है, वो ज्यादा होती है। ठीक है, यहां से क्या, इसका मतलब क्या है, अगर D2 इज ग्रेटर देन D1 देन R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, यानी कि अगर डेंसिटी क्या है, अगर डेंसिटी कम है तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम है तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा है तो, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राहम का विसरण नियम। आज की इस वीडियो में हमने सीखा गेल-लुसेक का नियम, एवोगैड्रो लॉ, आइडल गैस इक्वेशन, यूनिट ऑफ गैस कांस्टेंट, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और लास्ट में ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम।